थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करा जाए हम लोग। कोई नहीं बताएगा? सुबह सुबह का टाइम है, कोई बोलना नहीं चाहता है ना? और वैसे भी खाना वाना सुबह खाए नहीं होंगे तो आवाज निकलेगा नहीं। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन से आप स्टार्ट करना। जी सर। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन द फॉलोइंग सैंपल। क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं कि आप जाओ और मार्केट से ग्लूकोज खरीद के ले आओ। ग्लूकोज सॉलिड होता है, ये हमें मालूम रहना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये हमारा सॉलिड ग्लूकोज है, और ये जो सॉलिड ग्लूकोज आप ले आए हो इसका मास आपको बोला जा रहा है 5400 AMU है। यूनिट आपको ध्यान रखना है, मैंने कई बार बोला है क्वेश्चन करने से पहले आप यूनिट जरूर देख लें। तो ये सैंपल आप खरीद कर ले आए और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि ये जो आपने सॉलिड ग्लूकोज खरीद कर ले आया हुआ है इसमें ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल है और कितने टोटल एटम है। तो पहली ही क्लास में आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया था, मैं वो फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं। फॉर्मूला वाज नंबर ऑफ एटम, हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था और इसमें बोला गया था कि नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मास ऑफ सैंपल, और ये मास आपको एटॉमिक मास यूनिट AMU में लिखना था, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। वहां पे लिखा करते थे, ध्यान रहे वहां पे एटॉमिक मास लिखा करते थे, और एटॉमिक मास डेफिनेटली हम लोग AMU में ही रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर आपको यहां सैंपल ऑलरेडी AMU में दिया हुआ है और आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना चाहते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल अगेन AMU में। ध्यान रहे कभी भी अगर आपको डायरेक्टली नंबर कैलकुलेट करना है तो आप मास ऑफ द सैंपल AMU में रखोगे, डिवाइडेड बाय पिछली बार नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना था इसलिए एटॉमिक मास से डिवाइड करा था, इस बार ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर मास। वी विल राइट इट इज मॉलिक्यूलर मास। तो आपको यहां पे बेसिकली क्या करना है कि किसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखा, C6H12O6। पिछली क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखा था। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 6 है, प्लस हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 होता है, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 होता है, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है। तो अगर आप इसे टोटल कैलकुलेट करते हो तो ये आपको मिलेगा कि 100 AMU आता है मॉलिक्यूलर मास। तो अब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट कर सकता हूं कैसे, मास ऑफ द सैंपल हमें मालूम है इट इज 5400 AMU डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास इज 180 AMU। तो AMU कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 30 मॉलिक्यूल मिलेंगे और यही आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का आंसर हो जाएगा। आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे गए थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने मिल गए, 30। किसी को कोई डाउट, एनीवन? नो सर। ओके। अब इसी में आपको सेकंड पोर्शन पूछा गया। सेकंड पोर्शन क्या पूछा गया कि आप टोटल नंबर ऑफ एटम भी बता दो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लूकोज के एक सिंगल मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम, 6 सर। ओके, हाइड्रोजन 12, 12।
ऑक्सीजन 6। तो आप अब एक बात बताओ कि अगर मैं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ले आता हूं तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? कार्बन, 24। करेक्ट, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, टोटल कितना हो जाएगा बच्चे? टोटल विल बी 24। तो आई कैन से वन थिंग कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, अगर मेरे पास ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल ले आए, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज गोइंग टू कंटेन 24 एटम। अगर मेरे पास वन मॉलिक्यूल होता तो उसमें टोटल 24 एटम होते। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल मिले? हमारे पास थे 30 मॉलिक्यूल, जो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम चाहिए तो आप 30 मॉलिक्यूल में 30 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ले आते हो तो एटम कितना मिल जाएगा? कोई तो बता दो। 30 इंटू 20, राइट? 24। जी सर, 70। ओके, 720 आता 724। है शायद मेरे ख्याल से। हाँ सर। ओके, तो यही आपका नंबर ऑफ एटम का आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम मिल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया, मतलब ये फर्स्ट ए पार्ट जो होता है वो आपका सॉल्व हो गया। अब बच गया बी पार्ट। बी पार्ट के लिए आप ट्राई करो। आप एक पार्ट कर दिया ना यार मैंने, अब आप एक पार्ट करो खुद से। ओके सर। किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। आई कैन रिपीट, मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं, नो डाउट। वेरी गुड। अच्छा, मैंने डीपीपी भी दिया हुआ था, कोई बोल ही नहीं रहा। मतलब साफ है, किसी ने जी कर। सर। डीपीपी में क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करा होगा तो आई गेस कुछ तो डाउट आना चाहिए, या एक भी डाउट नहीं आया? कोई डाउट नहीं आया तो उसका दो। डाउट तो आए है सर। डीपीपी में अगर डाउट नहीं आया तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो आपने किया नहीं है, या तो फिर बहुत अच्छा पढ़ा दिया मैंने। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता नहीं हूँ। तो दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, फिर आपने किया नहीं है। है ना? जी सर। ओके ओके, कोई तो बता दो सेकंड पार्ट का आंसर। जब मैसेज करेंगे। ओके, इकरामुल जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं करेक्ट है मैसेज में। वन मॉलिक्यूल इक्वल टू 24 Na, वो स्टेटमेंट करेक्ट है। 24 Na एटम्स, हाँ स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये आंसर नहीं है। आप तो 5400 ग्राम मास दिया हुआ है, उसमें आपको एटम बताना है। तो वन मॉलिक्यूल इक्वल टू 24 Na एटम, नहीं 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 नहीं, इसमें भी कुछ आपका गड़बड़ है। मुझे लगा वन मोल मॉलिक्यूल लिखा है। वन मॉलिक्यूल में 24 Na एटम क्यों होगा भाई? स्टार्ट करें? जी सर। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं।
बोल रहे 30 इंटू Na एटम आता है। हाँ रिजौल, आपका आंसर करेक्ट है कि 30 इंटू Na एटम आता है, करेक्ट है। मॉलिक्यूल भी बता ही देते यार। देखो करना कैसे है, करने के लिए मैं फिर से एक ही चीज समझाऊंगा बेटा, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा होगा आगे के प्रॉब्लम करने के लिए। मैं पहले मास ऑफ द सैंपल देखूंगा। भाई ये तो ग्राम में दिया हुआ है, अगर ये ग्राम में दिया हुआ है तो मुझे क्या कैलकुलेट करना चाहिए बताओ जरा तो। मोल। नंबर ऑफ मोल सर। करेक्ट करेक्ट, फिर हम मोल कैलकुलेट करेंगे। और मोल कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था यस कि सर। मोल इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम। कितना दिया? 5400 ग्राम दिया, डिवाइडेड बाय मोलर मास। कोई बताएगा ग्लूकोज का मोलर मास कितना लिख लूं मैं? सर 180 ग्राम लिखो। 180 ग्राम सर। ओके 180 ग्राम पर मोल, ये आपको मिल जाता है। ग्लूकोज का एटॉम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करा 180 एमयू था, तो अगर मोलर मास पूछ रहे हैं तो यूनिट चेंज कर देंगे, ग्राम पर मोल बोल देंगे। ओके सर ये तो 30 मोल आ जाता है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, 30 मोल आएगा, ऑब्वियसली आएगा, 30 मोल आएगा। तो ये अभी क्या मिला, पहले हमको ये सोचना है कि हमने क्या कैलकुलेट करा। हमने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करा। हमको ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल थोड़ी पूछा गया था, हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप बताओ। तो मैं क्या बोलूंगा कि 1 मोल अगर मेरे पास होता तो इसमें Na मॉलिक्यूल होते। करेक्ट है? जी सर। अब मेरे पास कितने मोल हैं? मेरे पास 30 सर। 30 मोल है, तो मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने मिल जाएंगे? 30। 30 इंटू एन मोल्स एटम्स। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यही रहेगा। अब आपको अगर नंबर ऑफ एटम भी कैलकुलेट करना है तो अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई, जैसे पिछले क्वेश्चन पिछले पार्ट में करा था, मैं बोलूंगा कि भाई 1 मॉलिक्यूल अगर मेरे पास होता ना, अगर मेरे पास 1 मॉलिक्यूल होता तो डेफिनेटली उसमें 24 एटम्स होते। ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1 मॉलिक्यूल में 24 एटम रहेंगे। हमारे पास मॉलिक्यूल कितना है? हमारे पास 30 इंटू Na मॉलिक्यूल है, तो लिख लेंगे 30 इंटू Na मॉलिक्यूल है मेरे पास। तो एटम कितना हो जाएगा? 24 इंटू 30 इंटू Na। बस यही आंसर है, दैट इज 720 Na। नहीं? जी सर। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर था। अब चलो, कौन बनेगा करोड़पति का क्विज चालू होने जा रहा है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर से एक बार, अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी रिपीटेशन चाहिए तो अभी बोल दो यार, हटाने के बाद मत बोला, पता चला मैंने हटा दिया सारा कुछ, फिर बोलो सर फिर से बताओ, तो फिर सारा लिख। सर एक बात पूछ लूं सर। हाँ सर मोलारिटी के डेफिनेशन में सर हेरी एक मिनट सर। सर मोलारिटी के डेफिनेशन में सर और एक डेफिनेशन है सर, वो कैसे आया सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो, थोड़ा हमारा भी इंतजार करो, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। नहीं सर, मैं मतलब सर सेकंड चैप्टर शुरू ही नहीं किया सर, इसलिए सर फर्स्ट चैप्टर में ही हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सब पढ़ेंगे यार इसी चैप्टर में। ओके सर, ओके सर। थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा आगे पढ़ेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा हमारा इंतजार करो, हम भी आते हैं फिर आराम से बात करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं पूछा था कि इस क्वेश्चन में अगर आपको किसी को भी थोड़ा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें हम लोग। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट चलते हैं। चलो, तो कौन बनेगा करोड़पति का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ जाओ भाई, ये रहा, सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन रीड करो। आपको क्वेश्चन समझने में अगर तकलीफ है तो पहले वो पूछो, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा।
फिर आप अपना दिमाग लगाओ, फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो मैं धीरे धीरे हिंट दूंगा, आप दिमाग लगाते रहो। अच्छा, इसमें प्राइस रख देते हैं नहीं, ये जो पहले आंसर बताएगा, पहले मतलब पहले करेक्ट आंसर बताएगा, उसको कुछ प्राइस रख देते हैं हर क्वेश्चन का। और जितनी बार गलत बताएगा वो डिडक्ट हो जाएगा। सर 360 या mg है क्या? हाँ, 360 मिलीग्राम है, ये तो मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो आंसर नहीं है। आपसे तो नंबर ऑफ एटम पूछा है ना बच्चे, नंबर, वही बात हो गई कि मैं आपसे आपका एज पूछूं और आप अपने प्लॉट का एरिया बताओ। नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हैं ना, मास नहीं, मास तो दिया हुआ है। नो सर, मैंने सोचा ये मैग्नीशियम है क्या? नहीं नहीं, अरे वो मिलीग्राम लिखा हुआ है, 360 मिलीग्राम है बच्चे, मैग्नीशियम नहीं है। मैग्नीशियम लिखना होगा तो पहला एम कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल नहीं लिखेंगे। किसी को क्वेश्चन समझने में तकलीफ है? एनीवन? नहीं, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। दिमाग चल रहा है सॉल्व करने में? अच्छा, इसमें भी कुछ नहीं सर बोलेंगे। वो मिलीग्राम में है ना सर, यही दिक्कत हो रहा है हाँ हाँ, दैट दैट 360 मिलीग्राम, ये आपका मिलीग्राम है। जी सर। देखो, ये जो सर दर्द वगैरह होता है हम लोगों को, डिस्प्रिन की दवा खाते हैं, वो डिस्प्रिन में ना एस्पिरिन का मॉलिक्यूल होता है, ये एस्पिरिन का मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे रखा है। बोल रहे कि वो जो टैबलेट आता है ना, डिस्प्रिन वाली, वो एक टैबलेट का मास कितना दे रहे हैं हमको? 360 मिलीग्राम दे रहे हैं। बोल रहे एक काम करो, इस एक सिंगल टैबलेट में जिसका मास 360 मिलीग्राम है, इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है आप बता दो। लगता है बेटा सबका दिमाग काम नहीं कर रहा है आज। नहीं तो क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए था यार, क्वेश्चन। सर 1 मिनट। ओके, वेट करते हैं। सबसे पहले आप बताओ कि एस्पिरिन का मॉलिक्यूलर मास कितना मिला? सर 180 AMU। 180 है। 180 AMU, करेक्ट है। जी सर। आसिफ, और आई गेस आपका आंसर शायद करेक्ट है। एक बार मैं दिमाग में कैलकुलेशन कर लूं।
10 raised minus 3, 23, 20, 2, 6, 12, 12, 12, 12 into 21 कितना होता है भाई? 252 सर। मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, हालांकि मैंने हवा में कैलकुलेट करा हुआ। स्टार्ट करो। जी सर। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, मोल कैलकुलेट करेंगे। क्यों? मोल कर मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, तो मोल कैलकुलेट करने के टाइम में मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम 360 मिलीग्राम है। 1 मिलीग्राम इज 10⁻³ ग्राम, तो इसको अगर मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मास ऑफ द सैंपल हमारा ग्राम में मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसका आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हो तो 180 AMU आता है। यहां पे हमको मोलर मास लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 180 ग्राम पर मोल। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 × 10⁻³ मोल। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मोल मिल गया। ठीक है, मोल किसका? मोल मिला एस्पिरिन का। मोल किसका मिला? एस्पिरिन का। ओके, नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 मोल इक्वल टू Na मॉलिक्यूल होता है, ये हमें पहले से मालूम है। 1 मोल इक्वल टू Na मॉलिक्यूल। हमारे पास जो मोल है दैट इज 2 × 10⁻³ मोल है। हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 2 × Na × 10⁻³ मॉलिक्यूल हो जाएंगे। Na का वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं रख रहा हूं मैं, कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 6 × 10⁻³ रख रहा हूं। ठीक है, 6 × 10⁻³ इंस्टेड ऑफ राइटिंग 6.022 मैं केवल 6 ले रहा हूं अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप इसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 12 × 10⁻²0। 12 × 10⁻² क्या मिल गए हमको, मॉलिक्यूल मिल गए। क्वेश्चन में हमसे मॉलिक्यूल नहीं पूछा था, तो क्वेश्चन में हमसे ऑक्सीजन एटम पूछा था। नाउ वी नो दैट, अभी हमको मालूम है कि 1 मॉलिक्यूल अगर मैं ले आता तो 1 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है बच्चे? 4 ऑक्सीजन एटम। 4 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मॉलिक्यूल हमको मालूम है, 12 × 10⁻² मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, फिर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 48 ऑक्सीजन 10⁻² ऑक्सीजन एटम मिलेगा, जिसे आप क्या लिख सकते हो, 4.8 × 10⁻² एटम। यही आंसर है। सर ये फिर से समझाइए सर, पहले से। ओके, फिर से समझा देते, कोई टेंशन नहीं। देखो, हमारे दिमाग में ये सोचना है कि मैंने यही काम क्यों करा। ठीक है, पहले हमको ये सोचना है कि हमने ये काम क्यों करा। हमको मास ऑफ द सैंपल दिया हुआ था, पहले मैंने मास ऑफ द सैंपल देखा, इसमें लिखा हुआ था मिलीग्राम में लिखा हुआ था, तो तुरंत से मेरे दिमाग में आएगा यार ये मिलीग्राम मतलब कर सकते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने किसी का माइक ओपन है सर, डिस्टर्ब हो रहा है सर। भाई बैकग्राउंड नॉइस। हमने मोल कैलकुलेट करना शुरू किया, 360 मिलीग्राम था। अरे बच्चे, कंट्रोल इमोशन। ये 360 मिली,
अच्छा आप ही बात कर लो, मैं थोड़ी देर बाद बात। सर उनको बोलिए ना भाई। सीपीएस आप पे ही बात कर 21 लो, कॉल मैं है, थोड़ी देर माइक बाद ऑफ कर बात लो कर ना लेता भाई। हूँ। ये 28 वाला है। 28 एक कॉल स्टार्ट है करूं? भाई, माइक ऑफ कर लो। स्टार्ट करूं? स्टार्ट करूं? जी सर, आप स्टार्ट करिए सर। हाँ सर करिए। जी सर, आप जी start सर। करिए। ठीक है ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा था कि हमने सैंपल का मास देखा मिलीग्राम में था, और हमको मालूम है कि मैं मिलीग्राम को ग्राम में इजीली कन्वर्ट कर लूंगा, इसलिए मैंने मोल का फॉर्मूला यूज करा। मास ऑफ द सैंपल ग्राम में लिखना था, तो ये मिलीग्राम था, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा, ग्राम मिल जाएगा, क्योंकि 1 मिलीग्राम क्या होता है, 10⁻³ ग्राम होता है। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मास ऑफ द सैंपल ग्राम में मिल गया। अब ये जो एस्पिरिन था, इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, 180 ग्राम पर मोल। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में तकलीफ है तो आप पूछ सकते हो, हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो यहां से जब मैं मोल कैलकुलेट करता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 2 × 10⁻³ मोल मिल जाएगा। ये मोल किसका मिला हुआ है ये हमको समझना पड़ेगा। सिंस हमको जो मास दिया हुआ है वो एस्पिरिन का दिया हुआ था, तो हमको जो मोल मिलेगा वो किसका मिलेगा, एस्पिरिन का मिलेगा। अब मुझे मालूम है कि 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, Na मॉलिक्यूल होता है। मेरे पास मोल कितना मिल गया, 2 × 10⁻³ मिल गया। तो अगर मेरे पास 2 × 10⁻³ मोल होता तो मॉलिक्यूल कितना हो जाता, 2 × 10⁻³ इंटू Na। फिर मैंने बोला कि Na का वैल्यू एक काम करते हैं, 6 × 10⁻³ ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर लेते। तो जब आप Na का वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, 12 × 10⁻20 मिलेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये 360 मिलीग्राम में ना आप ऑक्सीजन का एटम बताओ। आपको क्या बताना था, ऑक्सीजन का एटम बताना था। तो हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास एस्पिरिन का सिंगल मॉलिक्यूल होता तो ऑक्सीजन के कितने एटम होते, आप देखो ऑक्सीजन के कितने एटम होते, 4 एटम होते। तो मैंने लिख लिया 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 4 एटम है। हमारे पास मॉलिक्यूल कितने मिले, 12 × 10⁻20 मॉलिक्यूल मिले। तो एटम चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा, 4 × 12 इज 48 × 10⁻20। अब इसको डेसिमल बस शिफ्ट करा हुआ है, 4 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.8 × 10⁻21, एंड यही आंसर है। ऑक्सीजन एटम ढूंढना था। जी सर। और भी किसी को कोई डाउट, एनीवन? नो सर। नहीं ना? नहीं तो सर। ये एक क्लियर है सर। किसका आंसर करेक्ट था, मैंने देखा था इधर, किसी का तो करेक्ट, हाँ आसिफर का आंसर करेक्ट था। कौन बनेगा करोड़पति में नॉमिनेशन में आ गए, ठीक है। चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, पहले आप पढ़िए समझिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वो पूछिए, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप अपना दिमाग लगाइए। नहीं समझ में आता धीरे धीरे हिंट दूंगा, फिर आप सॉल्व करिए। पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना ज्यादा जरूरी है। सर एक बार समझा दीजिए। ओके, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। आप सभी लोग, ज्यादातर लोग क्या डॉक्टर वाले ही होंगे, मेडिकल का प्रिपरेशन करने वाले लोग? जी सर। नहीं हाँ सर, सर। और इंजीनियर भी है। बोल दो रहो, इंजीनियर भी है तो कोई तकलीफ नहीं है। हीमोग्लोबिन की बात करने वाले, हमारे पास है हीमोग्लोबिन। जी सर। तो बोला जा रहा है कि आपके पास एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये मान लीजिए आपको हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है। फिर बोल रहे हैं कि इस हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, उसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास, पूरे मॉलिक्यूल का, पूरे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है, ये वैल्यू हमको दे रखा है, दैट इज 896
AMU, ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास है। फिर हमसे बोल रहे हैं कि ये जो भी मास है ना, इसका 0.25% कौन है? आयरन है। यही बोला हुआ है स्टेटमेंट में, देखिए, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% आयरन बाय मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज 89600 AMU। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम पर मॉलिक्यूल। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं कि ये जो आपका हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, इस हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ आयरन एटम आप बता दो कितना होगा। आयरन का एटॉमिक मास हमको दे रखा है 56 AMU। आयरन के एक एटम का मास कितना? 56 AMU। अगर फिर भी क्वेश्चन ना समझा हो तो बोल दीजिए, फिर से रिपीट कर दूंगा। अच्छा, आंसर भी बता दिए। 400 एटम पर मॉलिक्यूल। बच्चे कहीं तो मिस कर गए, थोड़ा सा चेक करिए, कहीं कैलकुलेशन में मिस करे हुए। वैसे डॉक्टर लोग, इसका आंसर आपको रटा होना चाहिए, बायो में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। किसी को मालूम है हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में आयरन के कितने एटम होते हैं? नहीं बेटा, हीमोग्लोबिन जिस दिन नाराज हो गया ना, जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आई विल रिपीट। नहीं है तो स्टार्ट सॉल्विंग इट। मैं धीरे धीरे। सर एक जानता हूँ सर, हेमोग्लोबिन में 4 आयरन ऐसा कुछ है सर। तो बस बेटा वही आंसर भी आएगा। अगर ये आंसर, ये मालूम है कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में कितना आयरन है तो वही आंसर भी आएगा। आंसर 4 ही आएगा, आप कैलकुलेट करो। सर ये क्वेश्चन आंसर ये से सॉल्व करने तो क्या? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बच्चे। 20 सर मैं कह रहा हूँ सर, वो जो क्वेश्चन दिया है सर, हाँ, उससे सर मैं इस कॉन्सेप्ट में सर सॉल्व कर रहा हूँ, क्या वो करेक्ट है सर? सो 0.25 सर % हीमोग्लोबिन आयरन है सर हीमोग्लोबिन में। सो फर्स्ट सर वी कैलकुलेट हाउ मच मास इज देयर सर ऑफ बिल्कुल 0.25। करेक्ट है, यही करना ही है। यस सर, सो वी गॉट सर 224 सर AMU। करेक्ट है। So then we divide sir 50 by 56, then come 4 atoms of बस सर करेक्ट है, मिल जाता है सर। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर है। आसिफर फिर से करेक्ट आंसर है, 4 आयरन एटम आएंगे। और Yes, जो sir, yeah. जो मेथड आप बता रहे थे वो भी अभी बिल्कुल करेक्ट है। यही करना ही है, जो आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली यही करना है। तो स्टार्ट करूं मैं? हिंट तो ऑलरेडी मिल गया आपको। जी सर। जी सर। हाँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे हीमोग्लोबिन का मास दिया हुआ था क्वेश्चन में। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास कितना? 89600 दिया था। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा मास ऑफ आयरन। आयरन का मास कैलकुलेट करूंगा। वो कैसे कैलकुलेट करूंगा कि जो भी हीमोग्लोबिन का मास है 89600, इसका मैं कैलकुलेट करूंगा 0.25%। कितना मिलता है बच्चे ये? 224। 224 AM 224 सर आ जाता है। 224 AM सर। AMU। MU. बस आपको Yes. 224 AMU मिल गया। तो अब आपको क्या कर देना है, मास सर 56 से डिवाइडेड। कैलकुलेट करना, सॉरी नंबर ऑफ आयरन एटम कैलकुलेट करना था। तो हमें पहले से मालूम है फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम का, उसे हम लोग लिखा करते थे मास ऑफ द सैंपल इन AMU। वो हमारे पास पहले से है 224 AMU डिवाइडेड बाय द
एटॉमिक मास ऑफ आयरन वो कितना होता है 56 AMU। बस हो गया काम आपका, सिंप्लीफाई करो, आंसर 4, यही आंसर। ठीक है, जी Yes, सर। यस सर। लेट आने वालों नेटवर्क इश्यू बता रहे हो। चलो, ऑनलाइन का ये तो खैर प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। चलो, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 1 करोड़ के लिए। ये जिसने बना लिया ना उसको पक्का पार्टी मिलेगा। इंसुलिन कंटेन 3.2% सल्फर बाय कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्वेश्चन इतनी है। सर सल्फर का मोलिकुलर मास क्या है सर? सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, 32 AMU। सल्फर एटॉमिक मास इज 32 AMU। अब आप करो, खूब सोच समझ के देखें आपके अंदर कितना लॉजिक जनरेट हुआ है। अगर लॉजिक जनरेट हुआ है तो कर सकते हैं। थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन भी है। तो 1000 क्या है? वाह यार, चमत्कार हो गया। गुलजार, इकरामुल, आंसर करेक्ट है। 1024 नहीं यार, एग्जैक्ट 1000 आता है ये तो। जी सर। एग्जैक्ट 1000 आता है, मतलब पार्टी देना पड़ेगा। नहीं, यहाँ बैठे बैठे ऑर्डर कर देते, आप उधर बैठ के खा लो। नहीं, स्टार्ट करें या फिर अभी भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं? नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा यार। जी सर। स्टार्ट करा जाए? सर स्टार्ट करिए सर। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते। देखिए, सोचना कैसे है वो समझिए। आप ऐसा सोचो कि आपको ना, पहले तो एक चीज मैं बता दूं, शायद नहीं मालूम होगा, इंसुलिन इज अ पॉलीमर। हमको ये नहीं मालूम पॉलीमर क्या होता है। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जोड़ करके ना एक लार्ज मॉलिक्यूल जब भी जनरेट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। एंड इंसुलिन में अमाइनो एसिड होते हैं थोड़े, मतलब डॉक्टर लोग अगर बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे होंगे तो उनको मालूम होगा, जो लोग भी बायोलॉजी लिए हुए हैं। तो जो अमाइनो एसिड होता है, जो छोटा मॉलिक्यूल होता है, उसमें सल्फर भी होता है कुछ एक अमाइनो एसिड में। तो जब भी ये आपस में कंबाइन करेगा तो सल्फर एटम उधर आ जाएगा इंसुलिन के मॉलिक्यूल में। तो मुझे ये बोला जा रहा है कि इंसुलिन का मॉलिक्यूल क्या है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, एक पॉलीमर है ये, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़े हुए। फिर हमसे बोला जा रहा है कि ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल है, अब ये बहुत लॉन्ग चेन होता जा रहा है। तो मुझे बोला जा रहा है कि इसका ना आप मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बता दो जिसमें 3.2% सल्फर होना चाहिए। देखो लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में, कि अगर मुझे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो सल्फर एटम भी मिनिमम होना चाहिए।
नहीं तो सल्फर एटम अगर आप ज्यादा लोगे तो मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा आएगा, ये तो फिक्स है। तो फिर अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि सल्फर एटम मिनिमम मैं कितना ले सकता हूं, 0? नहीं, 0 ले ही नहीं सकते। 0 कैसे लूंगा? 0 ले लूंगा तो 3.2% कैसे रहेगा? सर नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते, नेगेटिव का तो कोई सेंस ही नहीं है। 0 नहीं ले सकता क्योंकि 3.2% सल्फर इंसुलिन में रहना जरूरी है। तो मिनिमम सल्फर में फिर कितना लूं? 1, उससे कम आप नहीं ले सकते। अच्छा, किसी का दिमाग खराब हुआ, बोला सर मैं तो हाफ सल्फर लूंगा। अच्छा, आधा सल्फर कहां छोड़ के आ गए? सल्फर का एक एटम आधा सल्फर मॉलिक्यूल में आधा छोड़ के आ गए कहीं, तो वो भी नहीं हो सकता। सल्फर को आप फ्रैक्शनल नहीं ले सकते। तो यू हैव ओनली वन चॉइस कि आप एक सिंगल सल्फर एटम ले सकते हो। तो एग्जैक्टली वही चीज यहां पे करेंगे हम लोग। ये मान लेते हैं ये जो इंसुलिन का पॉलीमर है इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास है XAMU, मान लेते हैं, ठीक है। तो इस x का अगर मैं 3.2% कैलकुलेट करूं तो ये आपको क्या दे देगा? ये दे देगा मास ऑफ सल्फर इन वन मॉलिक्यूल। अब मैं आपको यही चीज समझा रहा था कि वन मॉलिक्यूल अगर आप ले आ रहे हो इंसुलिन का तो मिनिमम सल्फर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और एक सल्फर का मास कितना है? 32। एक्स ही तो पूछा जा रहा था आपसे, सॉल्व कर लो यार। 1000 आता है, एग्जैक्टली 1000 आता है। जी सर। किसी को डाउट? एनीवन? नहीं? वाह यार, कुछ ज्यादा अच्छे से बता दिया क्या मैं? मुझे भरोसा ही नहीं है। चलो, नहीं पूछोगे तो नहीं बताएंगे। आगे जो चीजें स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये देखो, अभी हम लोग मोल का ना बेसिक चीज जो फॉर्मूला बेस्ड या मोल को थोड़ा घुमा घुमा के पूछा जाता है वो हम लोगों ने कर लिया। अब अपग्रेड करने की बारी आ रही है। अब जो क्वेश्चन आएगा, जो कॉन्सेप्ट आएगा वो रिएक्शन पे बेस्ड आएगा, तो थोड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा, नहीं कि रिएक्शन वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन पहले से मालूम है क्या होता है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। rearrangement of atom between the various molecule of reactant to give the new molecule as a product is called the chemical reaction। कोई पूछेगा नहीं, किसी भी एग्जाम में कहीं भी कोई नहीं पूछेगा। इट्स जस्ट फॉर नॉलेज की, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है उसमें एटम का लेन देन होगा और फाइनली नया मॉलिक्यूल बना लेगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। उसी को हम लोग, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को नाम क्या दे रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। जो काम का डेफिनेशन है वो काम का डेफिनेशन आपका स्टार्ट होता है यहां से, स्टोशियोमेट्री से। स्टोशियोमेट्री यहाँ पे जो बोल रहे हैं, इट इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, इसको छोड़ करके आपको मैं एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ, शायद लिखा होगा, लेट मी चेक इट, शायद होगा ये आगे। हाँ, ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर से कॉपी करोगे। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डेफिनेशन क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ये घटिया डेफिनेशन है, मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप लिख देना उसको, ठीक है। इट इज द नंबर, इट इज द नंबर written before a chemical compound in a balanced chemical reaction। balanced chemical
रिएक्शन। मतलब डेफिनेशन में कुछ ऐसा बोल रहे कि आप कोई सा भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो और उस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आपका जो केमिकल कंपाउंड है उससे पहले जो नंबर लिखा होता है दैट नंबर इज नोन एज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अमोनिया का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, N2 gas is reacting with H2 gas और फाइनली इसने क्या बना लिया, 2NH3 गैस। अगर आप बैलेंस करोगे तो राइट साइड में 6 हाइड्रोजन है तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मैं ये बोल रहा हूं कि ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। आप चेक कर सकते हो रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। ये जो नंबर लिखा हुआ है अमोनिया से पहले नंबर क्या लिखा, 2, तो 2 इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया। हाइड्रोजन से पहले क्या लिखा, 3, तो 3 इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन से पहले क्या लिखा हुआ है, 1, कुछ नहीं है, मतलब वहां पे क्या है, 1, तो 1 इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। ये क्लियर है सभी को? जी सर। जी सर। नहीं डाउट एनीवन? आप तो पहले तो ये डेफिनेशन जो मैंने लिखा हुआ है वो जरूर कॉपी कर लेना। वो जो उधर लिखा हुआ है वो मर्जी पड़े, लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट जो मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है ये जरूर कॉपी कर लेना और ये रिएक्शन लिख करके नंबर मार्क कर लेना कि 1 इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, 3 इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, 2 इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया। हो जाए तो बताओ जल्दी से, फिर आगे कुछ और चीजें ऐड करें। सर हाँ सर, ये रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है सर? हाँ, रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है। आप देखो ना डेफिनेशन में मैंने बोल रखा है, हाँ सर, वही। रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो फिर उस नंबर को आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं बोल सकते। ओके। हो गया सभी का? जी जी सर। हाँ सर। जी सर। ओके, तो इसमें थोड़ा 1-2 पॉइंट मैं और ऐड करूंगा। अभी तक हम लोग क्या सीख गए कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है और रिएक्शन बैलेंस होगा, नंबर उस केमिकल कंपाउंड से पहले जो नंबर लिखा है दैट इज आर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब एक छोटा सा हेडलाइन यहाँ पे और ऐड कर लेना आप, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल सिग्निफिकेंस। Physical significance of stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient. तो अगर आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस में के बारे में जानना है, यार मुझसे क्यों लिखवाओगे, मैंने हेडलाइन लिख दिया ना, आगे मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो, ठीक है? स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, आप कॉपी करो जरा। फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए अगर बोला जाए तो लिखना शुरू करो, इट रिप्रेजेंट the ratio of amount of, और ये जो अमाउंट लिख रहे हैं ना, अमाउंट को अंडरलाइन कर ले, अमाउंट ऑफ reactant getting consumed and the ratio of अमाउंट ऑफ, फिर से अमाउंट को अंडरलाइन कर लेना, प्रोडक्ट
प्रोड्यूस्ड। कुछ नहीं चमका होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले आप लिखो फिर आगे बात करेंगे। तो मैं एक बार फिर से वही रिएक्शन लिख रहा हूं जो पीछे लिखा था। नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस is giving 2NH3 gas, reaction balance है, stoichiometric coefficient of ammonia is 2, hydrogen is 3 and nitrogen is 1। अच्छा, कॉपी हो गया ये जो फिजिकल सिग्निफिकेंस में स्टेटमेंट लिखा हुआ है? जी सर। यस जी सर। सर। ओके, अब यहां पे मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपको बस इतना बताना है कि मैं सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, ठीक है? ट्रू फॉल्स बताना है। तो मेरा स्टेटमेंट ये है कि इफ आई टेक 1 gram of nitrogen, it is going to react with 3 gram of hydrogen and it will produce 2 gram of ammonia। ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू। अरे एक ही आदमी रेस्पॉन्ड करेगा, ऐसे थोड़ी होता है यार, बाकी लोगों को ट्रू फॉल्स बोलना नहीं आता क्या? समझ नहीं आया। अच्छा, समझ नहीं आया, ओके, मैं फिर देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं 1 ग्राम नाइट्रोजन को 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराऊंगा तो 2 ग्राम अमोनिया बनेगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है सर। करेक्ट। ओके ओके, सर लेकिन मास सर, करेक्ट नहीं है सर, नहीं हो गया सर। मास सर, मास से करेक्ट नहीं होगा। मतलब 3 ग्राम Long हाइड्रोजन of ही है mole सर, से correct 1 होगा। ग्राम ओके, 4 ग्राम होना चाहिए। कुछ लोगों को मालूम है, पता चल गया। सर नॉन ऑफ मॉल से करेक्ट होगा पर मास से नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मास तो सर गलत है। तो जागते रहो बेटा, आपको अमाउंट इसीलिए अंडरलाइन करा रहा था कि अब मुझे मालूम था कि यही आप गलत करने वाले, ठीक है? अमाउंट का यूनिट क्या होता है? मोल सर। मोल। तो आप स्टेटमेंट पढ़ो तो सही, आपको क्या लिख करके दिया गया? मास थोड़ी बोला था मैंने तो अमाउंट बोला था। तो जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा था वो मोल के लिए करेक्ट होगा, मास के लिए करेक्ट नहीं होगा। समझ में आया? जी सर। जी सर। ओके, मतलब अगर मैं ये बोलता कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाएगा, हाँ ये करेक्ट है, ठीक है? इतना समझ में आया सभी को? जी सर। जी सर। ओके, अगर मुझे मास के टर्म में बोलना ही होता ना तो फिर मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करता। कैसे इस्तेमाल करता? मुझे मालूम है कि 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 28 ग्राम, और 3 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 6 ग्राम, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन कितना होता है, 2 ग्राम, तो 3 मोल कितना होता है, 6 ग्राम। 6 ग्राम। 2 मोल अमोनिया का मास कितना होगा, 34 ग्राम। 1 मोल अमोनिया कितना होता है, 17 ग्राम। 2 मोल अमोनिया कितना होगा, 34 ग्राम। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता था कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया बनाएगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों ये मास के टर्म्स में करेक्ट हो गया? क्योंकि एक्चुअली मैं मास थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं मोल ही। 28 ग्राम अमोनिया इज 1 मोल, 6 ग्राम हाइड्रोजन इज 3 मोल and 34 ग्राम ऑफ अमोनिया इज 2 मोल। तो एक्चुअली हमने क्या बोल दिया, मोल ही बोला हुआ। तो जो मोल का रेशियो है ना उसके अकॉर्डिंग आप मास लिख सकते हो, लेकिन जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो सिंपली किसको रिप्रेजेंट करता है, वो मोल को रिप्रेजेंट करता है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अमाउंट का यूनिट मोल होता है, मास नहीं होता है। इस चीज से आप सभी को बचना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि गलतियां यहीं पे होती है। ये क्लियर रहेगा, कोई गलत नहीं करेगा इसमें? जी सर। ओके सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। ओके, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। पहले तो मैंने आपको स्टेटमेंट कुछ ऐसा बोला कि ये जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा हुआ है, अमोनिया का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, हाइड्रोजन का 3, नाइट्रोजन का 1,
ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केवल और केवल मोल को रिप्रेजेंट करता है। इसको कभी भी मास मत समझ लेना, कभी भी वॉल्यूम मत समझ लेना। तो अगर मुझे स्टेटमेंट बोलना होता तो मैं स्टेटमेंट में क्या बोलता, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और 2 मोल अमोनिया बनाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर मुझे मास के टर्म्स में बोलना ही होता तो जितना मैंने मोल लिया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग में मास बोल देता। 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 28 ग्राम। 3 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 6 ग्राम। एंड 2 मोल अमोनिया का मास कितना होता है, 34 ग्राम। फिर मैं स्टेटमेंट में क्या बोलता, 28 ग्राम नाइट्रोजन will react with 6 gram hydrogen and it is going to produce 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। फिर मास के टर्म्स में आप बोल सकते हो, केवल तभी बोल सकते हो जब भी जो आपने मास बोला है वो एक्चुअली कहां से आया हुआ है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के मोल से आया हुआ है, तब आप मास बोल सकते हो डेफिनेटली, अदरवाइज गलत हो जाएगा। क्लियर है सभी को? जी जी सर। सर। ओके आगे कुछ डेफिनेशन है, लेकिन उस डेफिनेशन पे अभी मेरे ख्याल से मैं नहीं पहुंच सकता, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। उसके पहले आपको कुछ चीजें बतानी है। हाँ, कुछ चीजें मैं आपसे बात करता हूँ, बड़ा मजा आएगा। यहां से ना एकदम दिमाग ओपन रखना, बहुत मजा आने वाला है। मान लो सल्फर डाइऑक्साइड हमने लिया और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया और रिएक्ट करा के सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया। अगर मैं बैलेंस करूं तो यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, देखो बैलेंस हो गया। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, रिएक्शन बैलेंस है। मतलब जी सर। सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, सल्फर डाइऑक्साइड का भी 2, ऑक्सीजन का क्या मिलेगा 1। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। आई कैन से कि 2 मोल SO2 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल SO3 बनाएगा। अब SO2 का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास चेक करूं तो 3264 आता है। और अगर मैं 2 मोल लिख रहा हूं तो 2, अच्छा ये किसी को डाउट होगा तो आप बता देना, इसीलिए मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पहले सिखाया था कि आप थोड़ा फास्ट हो सको। SO2 का मॉलिक्यूलर मास 64 आएगा एंड O2 का मालूम ही होगा आपको 32 एंड SO3 का जो आएगा वो आप एक बार चेक करो, शायद 80 आता है। ठीक है, 48 प्लस 32 80 आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, वो आप ट्रू फॉल्स बता ही देना। ठीक है, नहीं आप क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैंने 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड लिया और इसको 32 ग्राम से रिएक्ट कराया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना बनेगा? पहला क्वेश्चन यही है। दूसरा क्वेश्चन कि हमने 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, फिर पूछा गया कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना बनेगा। तीसरा क्वेश्चन, हमने 64 ग्राम SO2 लिया, 16 ग्राम ऑक्सीजन नहीं लिया, रुको 8 ग्राम ले लेते हैं, रुको 8 ग्राम ले लेते हैं। 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया एंड फिर पूछा गया कि SO3 कितना बने। कॉन्सेप्ट जो भी बिल्ड होना है वो यहीं से बिल्ड होगा, आगे तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। तो आप अपना टाइम लो और बढ़िया से सॉल्व करो।
दिमाग काम कर रहे हैं? हाँ सर। फिर काम कराइए और बताइए। सर ऐसे तो सिंपल ही लग रहा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो ऐड होगा। तो आप आंसर तो बताओ यार, आंसर तो तो बताना पड़ेगा। प्रिकॉशन ले रहा हूँ। क्या फर्स्ट वाले का 160 बता रहे हैं? फर्स्ट वाला सर 160 सर। आया सर, लेकिन सेकंड एंड थर्ड सर क्या करे समझ नहीं आ रहा। सर फर्स्ट का आंसर 96। फर्स्ट वाले का 160 करेक्ट है, जिसने हाँ भी सर, 160 160 बोला हुआ है आया। करेक्ट है, जो भी हाँ सोच के। सर 160। सेकंड वाले का 96। सर 80। चलो जो भी आप बता लिख देता हूं। कोई तो 96 बोला, कोई तो 80 बोला। और बताओ, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, 2 मिला, 2 और बताओ। नहीं सर। बताओ बताओ, कोई तो बताओ। बस 2 ही ऑप्शन। सर सर इसका 64, सिर्फ 80 करेक्ट होगा। सर सेकंड का 64। सेकंड का 64। जी सर। अच्छा, 160 भी कोई बता रहे क्या? 160 तो पहले वाले का आंसर था यार। अच्छा, सेकंड वाले में एक और ऑप्शन चाहिए। सर आपके लिए आप दे दो सर। चलो मैं ही दे हाँ, देता सर। हूँ। 64 प्लस 32 कितना होता है? 96। अच्छा 96 तो बता ही रखे थे। सर थर्ड का आंसर 32। थर्ड का नहीं, पहले सेकंड का बताओ। पहले सेकंड का। सर सेकंड का 64। अच्छा 64। थर्ड और का कोई बताएगा? एक ऑप्शन और बता लो यार, ABCD 4 ऑप्शन हो जाएंगे हमारे। सर आपके लिए रखा है ना सर। और मेरे लिए तो फिर नन ऑफ दिस। तो सर वही सही है सर, वही लिख दीजिए। चलो 4 ऑप्शन मिल गए। अब देखते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले इतना कर लेते हैं, फिर थर्ड वाला आपसे फिर करवाऊंगा मैं। देखो आपको करना कैसे है, मैं तरीका बताता हूं। पहले वाले से स्टार्ट नहीं करूंगा। पहले वाले में आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन पहले ऐड कर देता हूं मैं। हमको एक चीज मालूम है कि 2 मोल SO2 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल SO3 बनाएगा। अब 2 मोल SO2 का मास कितना होगा? 1 मोल SO2 का मास कितना? 64 ग्राम। तो 2 मोल SO2 का मास कितना होगा? 64 इंटू 128। 128 ग्राम ऐसा होता है। और 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना? 32 ग्राम होता है। और 2 मोल SO3 का मास, 1 मोल का मास कितना? 80 ग्राम। 2 मोल अगर लिया है तो 160 ग्राम। तो बच्चे आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हो वही बोलो। आपको स्टेटमेंट क्या बोलने के लिए बोला गया कि 2 मोल SO2, 2 मोल SO2 मतलब 128 ग्राम किसके साथ रिएक्ट करेगा? 1 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम। आपको एग्जैक्टली वही लिखा भी था, 128 एंड 32। तो यहां कितना बनेगा? 2 मोल। 2 मोल का मास कितना? 160। हाँ करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट वाला 160 बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड वाले में लोगों को कंफ्यूजन और प्रॉब्लम क्यों जनरेट हुआ, पहले वो समझा जाए और फिर ढूंढा जाए कि इसका करेक्ट रास्ता क्या होगा और क्या करेक्ट आंसर होगा। ये ढूंढने की कोशिश करा जाएगा। देखो तरीका कुछ ऐसा है कि हमको ये मालूम था कि 128 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्ट करता है। तो यहां पे ऑक्सीजन जो दिया हुआ है ना, सर इसका 16 ग्राम से शायद रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन अगर 32 ग्राम है तो SO2 कितना होना चाहिए था? होना चाहिए था 128। 128 सर। 8, लेकिन दिया कितना? 64। 64। मतलब कम दिया। हमको जितना चाहिए था उससे कम मास दिया हुआ है।
तो अब होगा क्या, होगा ये कि जब आप SO2 और O2 को लेकर के एक साथ एक कंटेनर में मिक्स करके रिएक्शन कराओगे ना, तो जी सर। SO2 जल्दी खर्चा हो जाएगा, SO2 बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मास हमको जितना चाहिए था उतना हमको दिया ही नहीं, तो SO2 पहले ही खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन पूरा खत्म होगा ही नहीं। ठीक है, इतना बात समझ में आया सभी को? जी सर। ओके, जी सर। आ गया सर। अब मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूं। ये तो अभी एक बेसिक सा चीज था जो आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि भाई हमको SO2 जितना चाहिए था उतना नहीं दिया, उससे कम दिया हुआ है, तो फिर पहले SO2 खर्चा हो जाएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा हूं कि SO3 को कैलकुलेट करने का, प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको कैलकुलेट करने का दो रास्ता है मेरे पास। आप बताना कौन सा करेक्ट है। एक तो मैं ऐसा बोलूंगा, ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है इसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसा बोलूंगा कि 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर खर्चा होता तो हमें 160 ग्राम SO3 मिल जाता। तो हमने कितना लिया है? 32 ग्राम। तो एक तो आंसर कोई तो ये भी बता सकता था कि चलो भाई 160 ग्राम बनेगा, एक तो तरीका ये। दूसरा कोई ऐसा भी सोच सकता था कि सर हमने कितना लेना है, 128 ग्राम SO2 लेते तो 160 ग्राम 160 ग्राम SO3 बनता। तो मैं क्या लिख लूं, 128 ग्राम SO2 अगर मेरा खर्चा हो जाता तो 160 ग्राम 160 ग्राम SO3 बनता। लेकिन हमने कितना लिया, हमने लिया 64। तो जब मैं 64 ग्राम SO2 लूंगा तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। 160 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 64, ये कर रहे होंगे, ये करेंगे तो कितना आएगा, 80 ग्राम। तो दूसरा आंसर क्या हो गया, 80 ग्राम हो गया। तो दो तरीके से दो आंसर निकाले हमने। अब कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, मास कंजर्वेशन लगा सकते हैं, बोले सर देखो मास इज ऑलवेज कंजर्व, जितना मास स्टार्टिंग का है उतना ही मास बाद में रहेगा। स्टार्टिंग में टोटल मास इन दोनों को ऐड करो 96 आता है, तो बाद में भी मास 96 रहेगा, इसलिए 96 करेक्ट। तो चलो ये भी लिख लिया हमने, ठीक है। तो लेकिन ये 64 कैसे बताया, तो ये नहीं आया मेरा मेरा 180 आ गया, 160 आ गया, 80 आ गया और 96 आ गया। ये 64 मुझे समझ में नहीं आया कैसे आया। अगर आप जानते हो तो आप मुझे भी बताओ, हो सकता है आपका मेथड करेक्ट हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब मुझको ये समझना है कि इन तीनों में से करेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है। चलो मैं आपको बताता हूं। एक चीज तो पक्का है कि फर्स्ट वाला रॉन्ग है, ये 100% रॉन्ग। जी सर। क्यों रॉन्ग है? रॉन्ग इसलिए है बच्चे क्योंकि आपका 32 ग्राम ऑक्सीजन आपने लिया तो जरूर था, लेकिन वो पूरा खर्चा तो हुआ ही नहीं। क्योंकि जब 128 ग्राम खर्चा होता ना SO2 का, तब ये 32 खर्चा होता। हमको दिया ही 64 है, तो ये ऑक्सीजन तो पूरा खर्चा ही नहीं होगा। तो ऑक्सीजन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो गलत ही आएगा फिर। तो ऑक्सीजन से आपको कैलकुलेट अगर कर रहे हो आप, तो 100% आपको आंसर गलत मिलेगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 96 को करेक्ट बोलूं या तो 80 को करेक्ट बोलूं। चलो सस्पेंस दूर कर देता हूं, ये 80 वाला ही करेक्ट है। ठीक है, 80 वाला ही करेक्ट है। और उसके पीछे रीजन बताता हूं। आप देखो, समझना, थोड़ा दिमाग लगा के समझना, फिर उसके बाद थियरी पोर्शन हम लोग नोट, ये सब कुछ थियरी में नोट करेंगे हम लोग, बट पहले थोड़ा समझ लेते। हमको ये मालूम था कि SO2 क्या होगा, जल्दी खर्चा हो जाएगा। तो भाई जो जल्दी खर्चा होगा वही तो बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जो बच गया उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूंगा तो ज्यादा अमाउंट बनने लगेगा, जो कि हो नहीं सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं। तो जल्दी खर्चा कौन हो रहा था? SO2। अब हमको मालूम है कि अगर ये 128 ग्राम खर्चा होता
तो 160 बनता। वही हमने यहाँ स्टेटमेंट में भी लिखा। हमको पता है कि SO2 पहले खर्चा होगा। कितना खर्चा होगा? 64 खर्चा होगा। तो अगर 64 खर्चा होगा तो कितना बनेगा? 80 बनेगा। हाँ भाई हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट। अब कुछ लोगों के माइंड में ये हो गया कि अरे फिर तो ये मास कंजर्वेशन वैलिड नहीं रहा। अरे भाई, मास कंजर्वेशन वैलिड है, जरा रुको, ध्यान से समझो। मास कंजर्वेशन वैलिड है। कैसे वैलिड है मैं बता रहा हूँ। हाँ सर। तो 16 ग्राम होगा ना सर इसका ऑक्सीजन का? हाँ सर, हाँ। यूज नहीं होगा ना, हाँ, रह जाएगा। हाँ। अब मैं इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ कि ऑक्सीजन पूरा खर्चा होगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन हाँ, कुछ इसलिए ज्यादा सर। होगा। जी सर। ऑक्सीजन जी सर। कितना बचा? ऑक्सीजन 6 आप सर, बच गया था, आप और ये 80 ग्राम बन गया था। 80 और 16 कितना होता है? 96। पहले भी 96 जी सर। समझ में आया सभी को? हाँ जी सर। सर। जी सर। ओके। अब यहाँ पे हम लोग थियोरेटिकल डेफिनेशन ऐड करना शुरू करेंगे। ये तो हम लोगों ने मतलब अपनी फीलिंग के लिए समझा। अब थियोरेटिकल डेफिनेशन ऐड करेंगे। एक डेफिनेशन ऐसा बोला जाता है कि जब हम लोग केमिकल कोई रिएक्शन करा रहे हैं ना, वो रिएक्टेंट जो पहले खर्चा हो गया उसको नाम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो पहले खर्चा हो गया। और वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन, क्योंकि जो अगर कोई दो रिएक्टेंट है, मान लीजिए दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट खर्चा हो गया, पहले ही खर्चा हो गया, दूसरा रिएक्टेंट बच गया, तो वहां पे होगा क्या? रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि अब एक तो रिएक्टेंट ही खर्चा हो गया, दूसरा रिएक्टेंट बच के अकेले थोड़ी प्रोडक्ट बना लेगा यार, उसको तो दूसरे की जरूरत होगी ना। तो जहां पे रिएक्शन रुक जाए, पहले रिएक्टेंट खर्चा होने के बाद जहां पे रिएक्शन रुक गया, और जो रिएक्शन रुकने के बाद जो रिएक्टेंट बच जाएगा उसको नाम देते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो यही हम लोग अभी डेफिनेशन में लिखने वाले हैं। सर एक बात तो सर, अब आप ये डेफिनेशन कॉपी करो, ये डेफिनेशन कॉपी करो। सर थर्ड वाला का आंसर कितना होता है सर? बोल दीजिए सर, मतलब जितना लड़का होता है। वाला 40 हो गया सर क्या शायद? सर 40, हाँ मेरा भी 40 आया सर। अब 40 तो होगा मैंने सर। हटा हाँ, ही सर। दिया यार। हाँ सर। हाँ, वैसे इनने बोल 40 दिया है, था सर 8 था 40 सर। आएगा। अब जी सर। वैसा क्वेश्चन अभी 10-12 क्वेश्चन आपके सीक्वेंस में आने वाला है। डू नॉट वरी, खूब प्रैक्टिस करो। ओके सर। जी सर। तो पहले आप ये डेफिनेशन लिखो, लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएक्टेंट दैट गेट्स एग्जॉस्टेड फर्स्ट एंड लिमिट्स और स्टॉप द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जो पहले खर्चा हो गया वो लिमिटिंग, अपनी भाषा में। ये अंग्रेजी ना समझ में आती है हमको भी। जो पहले खर्चा हुआ वो लिमिटिंग, और जो बच गया रिएक्शन रुकने के बाद वो एक्सेस। तो ये बस डेफिनेशन कॉपी कर लो, क्या पता कोई पूछ ही ले तो बताने के काम आ जाएगा। हो गया? कॉपी हो गया? नहीं सर, सर, 1 थोड़ा मिनट बाकी रुक दीजिए सर। ओके ओके ओके। ये सर हो गया सर। ओके, तो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप एक बार अटेम्प्ट करो, फिर नहीं बनता है तो हम लोग दिमाग लगाएंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, रिएक्शन दिया हुआ है 3A + 6B, प्रोडक्ट दे रहा है 3C + 5D। ये आपका रिएक्शन है। रिएक्शन स्टार्ट करने के टाइम में आपको बोला गया कि A का मेरे पास 9 मोल है और B का 27 मोल है। आपको बताना है कि C और D कितना बनेगा, या अगर कोई बच भी गया तो कितना बचेगा।
अब आप दिमाग लगाओ, इसके बाद आपको ट्रिक देंगे। ट्रिक इसके बाद, सब कुछ समझने के बाद ट्रिक आना चाहिए। सर हमें क्या निकलना होगा? सर हमें सी ये और निकालना है बच्चे कि हमने जब भी रिएक्शन स्टार्ट करा था ना, तो रिएक्शन स्टार्ट करने के टाइम में ए का हमने 9 मोल लिया हुआ है और बी का 27 मोल लिया हुआ है। आपको बताना है कि हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, तो जब रिएक्शन स्टॉप हो गई होगी, जब रिएक्शन रुक गई होगी, आपको बताना है सी और डी कितना बनेगा, ये बताना है। सर 13 मोल हो गए सर। थर्टीन मोल किसका? अच्छा, कोई बताएगा ए और बी में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सर लिमिटिंग सर ए होगा। ए शायद। लिमिटिंग ए होगा सर। ओके, सर 3 यस। अगर ये चीज आप पहचान जाते हो कि ए लिमिटिंग रिएजेंट है, तो बस आपका काम इतना तक, इतना मैं खुश हूं। आगे की चीजें तो अभी मैं पूरा डिटेल बताया ही नहीं, लेकिन थोड़ा हिंट दिया था पीछे जब क्वेश्चन कर रहा था, तभी आपको बता दिया था थोड़ा बहुत, बट कंक्लूडेड स्टेटमेंट नहीं दिया था। बट फिर भी अगर आप इतना बता पा रहे हो कि ए लिमिटिंग रिएजेंट है, तो वो मेरे लिए सफिशिएंट। किसी को डाउट है इसमें कि ए लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है? पहले आप ये बताओ। सर ये पहले खत्म हो जाएगा सर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में। नहीं, मुझे वो जानना है कि किसी को डाउट है क्या इसमें कि ए लिमिटिंग रिएजेंट क्यों नहीं है? सर, नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। ओके, तो अब मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, और ये स्टेटमेंट आप खूब स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होगा। ठीक है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे? अच्छा, क्या अली ये बोल रहे हो क्या, डाउट है? यार माइक वाइक यूज कर सकते क्या? बस चैट। जी सर। अच्छा अच्छा, डाउट है। डाउट है तो मैं एक लाइन इधर और बोल देता हूँ, डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, हमने जो सीखा उसके बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि सर इसका आंसर कितना होता है सर? अरे अरे अरे, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं पीछे छूट जाऊंगा। इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3 मोल ए किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? 6 मोल बी के साथ। तो मैं ये बोल सकता था कि 3 मोल ए किसके साथ रिएक्ट करेगा? 6 मोल मोल बी। बी के साथ रिएक्ट करेगा। हमने ए का कितना लिया बच्चे? 9 मोल लिया। 9 मोल। तो ये 3 मोल से 9 मोल आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना। 3 मल्टीप्लाई मतलब A3। तो अगर मैं 9 मोल ए लेता हूं, तो बी का जरूरत कितना होगा? इसमें भी 3, जब अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर कितना होगा? 18 मोल है। 18। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 9 मोल ए जो होगा वो 18 मोल बी से रिएक्ट करेगा। लेकिन आप देखो, आपने बी का कितना लिया? 27 लिया, 18 से भी ज्यादा। मतलब 9 मोल तो 18 से रिएक्ट कर चुका होगा, और ये 9 खर्चा होते ही ए तो पूरा खर्चा हो गया, यस। और बी का 18 खर्चा हुआ। उसके बाद भी आपका बी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। यस। तो बी बच गया, तो बी क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। ए खर्चा हो गया, तो ए क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब मैं आता हूं, आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देने जा रहा था, ये आप अच्छे से लिख लेना, क्योंकि इसी के यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट ये है, अमाउंट। फिर से ध्यान रखना, मैंने यहां स्टेटमेंट में अमाउंट बोला है, फिर से अंडरलाइन कर लेना। आप मास वास नहीं बोलोगे, मोल बोलोगे। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा था? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड
और amount of reactant left at the end of reaction is decided by limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको अगर कभी भी पूछा जाए कि प्रोडक्ट कितना बनेगा या कोई रिएक्टेंट अगर बच रहा है तो कितना बचेगा, ये सारी चीजें अगर कभी भी आपको करनी है तो ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। एक्सेस रिएजेंट कभी भी ये चीजें डिसाइड नहीं करता, क्योंकि एक्सेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूंगा तो सारा गलत है, लिमिटिंग से ही डिसाइड होगा। ये स्टेटमेंट लिख लिया हो तो आगे आगे चलूं मैं, थोड़ा कुछ और बताना है यहाँ पे। जी सर। यस सर, लिख। ओके, नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं कि अब मेरे पास चैलेंज ये रहेगा क्वेश्चन करने के टाइम में कि हम लोग डिसाइड कैसे करें कि कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है। उसके लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं और टर्म को मैं क्या बोल रहा हूं के रेशियो, ऐसी एक नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने नाम दिया के रेशियो। के रेशियो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ reactant, number of mole of reactant taken divided by respective stoichiometric coefficient. Stoichiometric कोफिशिएंट, ये मैं के रेशियो डिफाइन कर रहा हूं। फिर एक लाइन लिख रहा हूं और ये भी इंपॉर्टेंट होगा। फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, फॉर लिमिटिंग रिएजेंट के रेशियो is minimum। फटाफट कॉपी कर लो। तो अब मैं इसको यूज करके आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूं। अब चीजें और ज्यादा आसान लगेगी। सर कर लिया कॉपी सर। ओके, अब देखो, अब चीजें और ज्यादा आसान लगेगी। हमने पहले ये सीखा कि प्रोडक्ट कितना बनना है या कोई रिएक्टेंट कितना बचना है, ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमारे पास चैलेंज क्या आता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करना है जिसको हमने बोला है के रेशियो। अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे के रेशियो कैलकुलेट करना है तो के रेशियो हमने डेफिनेशन में क्या बोला कि रिएक्टेंट का जो नंबर ऑफ मोल टेकन है, जो हमने लिया हुआ है, तो हमने ए का कितना मोल लिया हुआ है? 9 मोल लिया हुआ है, डिवाइडेड बाई क्या करना है? एक उसी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3 है। तो ये सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। सिमिलरली के रेशियो किसका कैलकुलेट करना है? बी का। बी का कैसे कैलकुलेट करूंगा कि बी का हमने कितना मोल लिया? बी का हमने लिया 27 मोल और बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 6 है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 4.4 आएगा ना? 4.5 ऐसा? सर 4.5। ओके, सर एग्जैक्ट बोल रहे हो? क्या क्या? सर 4.5 सर। अच्छा, मैं ये बोल रहा था
ये के रेशियो हमने कैलकुलेट करा, तो के रेशियो जिसका कम रहेगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो आगे हमको हेडेक नहीं लेना है, मतलब फिर बार बार वो चीजें लिख लिख करके कंपेयर नहीं करनी। आप सिंपली, अच्छा एक और चीज, ये के रेशियो का ना एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने का जरूरत थोड़ी है, हमको बस ये देखना है कि के रेशियो किसका कम है, बस। हमको ये के रेशियो कहीं भी क्वेश्चन में, आपका अगर कॉलेज का एग्जाम भी है तो वहां पे भी आपको के रेशियो कैलकुलेट करके दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे, ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन ये मालूम तो होना चाहिए ना लिखने के लिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। वो रफ में आप कोने में या दिमाग में ही ऐसे कैलकुलेट कर लो, नंबर मोल डिवाइड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 27 डिवाइड बाई 6, ये 4 से ज्यादा आएगा तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट, फिर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। समझ गए? जी सर। जी हाँ सर। सर। अब सॉल्व कैसे करना है इस पे आते हैं, हालांकि टाइम खत्म हो गया, ज्यादा नहीं 2 मिनट का टाइम और लूंगा। तो मैं ये बोल रहा था कि हमको ये मालूम है कि ए क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब मुझे बताना है कि सी और डी कितना बनेगा, तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा, 3 मोल ए अगर कंज्यूम होता तो 3 मोल सी बन जाता। अब देखो, ए का 3, सी का 3, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से लिखा हुआ है हमने, ठीक है। हमने ए का कितना लेना है, हमने ए का लेना है 9 मोल, तो अगर हमने 9 मोल ए खर्चा किया होता तो सी का कितना बनता, 9 मोल, बस यही आंसर है सी के लिए, ठीक है, सी का यही आंसर है। जी सर। अगर मुझे डी के लिए करना होता तो मैं क्या बोलता, मैं फिर से लिखता 3 मोल ए अगर मेरा खर्चा होता तो डी कितना बनता, 5 मोल बनता, 5 मोल डी बनता। कैसे, यहां देखो 3 मोल ए खर्चा हो रहा है तो डी कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। अब मुझे पूछा डी कितना बनेगा, तो हमारे पास कितना है, 9 मोल, 9 मोल ए हमने खर्चा करना है, तो डी कितना बन जाएगा, अब बताओ, 15 मोल 45 सर। यस सर। है, 45, 3 से हाँ, सर। ट्राई करना है यार, सर। 5/3 into 9 ना, यस। जी सर। 15, जी सर। 15 मोल, ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। अब मान लीजिए आपको बताना है कि बी कितना बचेगा, मान लीजिए आपको ये भी बताना है कि बी कितना बचेगा, फिर मैं कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा 3 मोल ए अगर मेरा खर्चा हो जाता तो 6 मोल बी ये खर्चा हो जाता, कंज्यूम हो जाता, इसे मैं लिखूंगा कंज्यूम, नहीं तो आप भूल जाओगे, ये क्या हो जाता, कंज्यूम्ड हो जाता। हमने कितना खर्चा करना है, 9 मोल खर्चा करना है, 9 मोल खर्चा करूंगा तो बी कितना खर्चा हो जाएगा, 18 मोल ना यार, जी सर। जी सर। तो बी का खर्चा कितना हुआ, 18 मोल, बी लिया कितना था, 27, तो बी तो बच, 9 बज गया, बी 9 बच कितना गया। बचेगा, 9 बच गया। 9 बज गया सर। करेक्ट, 27 माइनस 18 कितना बच गया, 9। प्रोसेस समझ में आया कैसे करना है आपको, बिल्कुल सर। जी सर। बस इसी पे बेस्ड अगली क्लास में जम के प्रॉब्लम आएगा, ध्यान रखना, तो थोड़ा पढ़ के ओके सर। जाएगा। और जी सर। डीपीपी का डाउट आप डाउट सेशन में पूछोगे, ठीक है, जो भी डीपीपी का डाउट है वो डाउट सेशन में, और इसको सीरियसली लेना, मैं बता रहा हूं, नहीं तो कभी मेरा दिमाग खराब हो गया, आपने बोला सर डीपीपी हमने कर लिया है और मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने डीपीपी ही ओपन कर दिया यहाँ पे, और किसी से भी बोल दूंगा कि भाई डीपीपी का ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, हम करके दिखा तो ना पाओगे, कम से कम बता तो दोगे कि ऐसे ऐसे करेंगे तो आंसर आएगा, तो वो मैं कभी भी कर दूंगा, ध्यान रखना। तो डीपीपी जी सॉल्व सर।